गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम शुरू की थी। उसी कंटिन्यूएशन में हमने लेक्चर का एंड किया था कि फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ मसल रिलैक्सेशन से। वहाँ पे हमने देखा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम, एटीपी और एसिटिलकोलिन इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोस्तों, ये जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी का सोर्स क्या होता है वहाँ पे, उसको हमें आज के इस लेक्चर में समझना है और बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एनर्जी सोर्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे एनर्जी का सोर्स रहता है एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल रिलैक्सेशन। डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब कितने समय तक हम मस्कुलर एक्टिविटी करने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है कि शरीर कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी मसल यूजेस फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस। तो सबसे पहले उसमें आते हैं, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क करना है मसल को तो वहाँ पे वो क्रिएटिनिन फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का अगर मसल एक्टिविटी करनी है तो वहाँ पे क्रिएटिनिन फॉस्फेट एज ए एनर्जी सोर्स होते हैं। अगर एक्टिविटी मस्कुलर एक्टिविटी जो रहेगी वो मोर देन 10 मिनट्स के लिए करनी है, 10 मिनट से ज़्यादा उसको सब मस्कुलर एक्टिविटी हो, तो उस वक्त वहाँ पे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे की मदद से एनर्जी को फुलफिल किया जाता है। दोस्तों, ये जो दो एनर्जी सोर्सेस है दैट इज़ क्रिएटिनिन फॉस्फेट और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, उनको अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो रहते हैं वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल सेल, मतलब स्केलेटल मसल सेल के अंदर क्रिएटिनिन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट होते हैं वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। अगर 15 सेकंड तक कोई व्यक्ति काम करता है तो क्रिएटिनिन से वो मसल एनर्जी ले लेता है। जो सोर्स है एनर्जी का फॉर मसल इज़ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। दोस्तों, अगर मसल की एक्टिविटी मोर देन 10 मिनट्स हो रही है तो उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन प्रोलॉन्ग एक्टिविटी एनर्जी प्रोवाइडेड बाय क्रिएटिनिन फॉस्फेट इज़ नॉट सफिशिएंट। मतलब प्रोलॉन्ग एक्टिविटी में क्रिएटिनिन एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाता है योग्य मात्रा में। उस वक्त स्केलेटल मसल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे की मदद से उसे हासिल करता है। तो स्केलेटल मसल डिपेंड्स ऑन ए ग्लूकोज फॉर एनर्जी। मतलब जो स्केलेटल मसल होते हैं वो ग्लूकोज पे डिपेंड करते हैं फॉर एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एक बताई गई है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है पायरुविक एसिड और एटीपी के अंदर। और ये जो ग्लूकोज आने वाला है, ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा स्केलेटल मसल को, तो ग्लूकोज जो रहता है वो इट इज़ प्रेजेंट इन द मसल ग्लाइकोजन। तो मसल ग्लाइकोजन से हम ग्लूकोज मिलेगा, या फिर जो फूड हम खाते हैं उनसे हमें ग्लूकोज मिलेगा। और ये ग्लूकोज को बाद में ब्रेक डाउन किया जाता है पायरुविक एसिड और एटीपी के अंदर। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर दिस प्रोसेस O2 इज़ नॉट नीडेड, हेंस दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दोस्तों, स्केलेटल मसल का लंबे समय तक अगर उनको काम करना है तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी उन्हें ग्लूकोज से मिलती है और ग्लूकोज को आगे ब्रेक डाउन किया जाता है पायरुविक एसिड और एटीपी के अंदर। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो विदाउट ऑक्सीजन होती है, इस वजह से इनको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ग्लूकोज से जब एटीपी मिलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तब वहाँ पे 2 एटीपी मिलते हैं, 2 एटीपीज। दोस्तों, अगर मसल की एक्टिविटी कंटिन्यू रही तो उस वक्त मसल को और एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो और एनर्जी के लिए मसल क्या करता है, इट यूटिलाइजेस पायरुविक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। मतलब ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड अभी तैयार हुआ है उसको ही मसल यूज़ करने लगते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। लेकिन ये जो पायरुविक एसिड होते हैं उनसे अगर एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है तो उस वक्त वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही पायरुविक एसिड से एनर्जी उत्पन्न होती है। इस वजह से इनको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन, ये अलग वर्ड उसको दिया जाता है। तो उसे हम देखेंगे कि इफ मस्कुलर एक्टिविटी स्टिल कंटिन्यूज देन टू ऑब्टेन मोर एनर्जी स्केलेटल मसल यूटिलाइजेस पायरुविक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। मतलब ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड उत्पन्न हुआ है उसको ही एज अ एनर्जी का सोर्स मसल यूज़ करते हैं। लेकिन पायरुविक एसिड से एनर्जी चाहिए होती है, तब उस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड
एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद उसका कन्वर्जन हो जाता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP वहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस रहती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों चीज़ें समझी। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब मसल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त मसल पायरुविक एसिड को ही एज ए एनर्जी सोर्स करते हैं, लेकिन पायरुविक एसिड से एनर्जी जब चाहिए होती है उस वक्त वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और ग्लूकोज से जब उसका कन्वर्जन पायरुविक एसिड और ATP के अंदर होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कार्डियक मसल्स डिपेंड्स ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन। दोस्तों हमें पता है कि कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू वर्क में रहते हैं या कंटिन्यू वर्किंग करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें जो एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से ही मिलती है। और स्केलेटल मसल डिपेंड्स ऑन क्रिएटिन फॉस्फेट्स एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। स्केलेटल मसल दोनों जगह पे एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह से वो अपनी एनर्जी लेते हैं, लेकिन कार्डियक मसल्स के बारे में है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन से ही अपनी एनर्जी लेते हैं। तो दोस्तों आगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। प्रोसेस इज स्लोअर दैन ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो ग्लाइकोलिसिस से स्लो होती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है और एनर्जी ली जाती है, लेकिन यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है। मोर एनर्जी इज ऑब्टेन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। टोटल 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर फॉर्म्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। टोटल 36 मॉलिक्यूल्स ATP के प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो दोस्तों हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो ऑक्सीजन उसका सोर्स क्या रहता है मसल एक्टिविटी में उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला सोर्स उसका रहता है कि ऑक्सीजन डिजोल्व इन ब्लड, मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उनसे वो ऑक्सीजन लेते हैं, या फिर ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उनसे वो ऑक्सीजन लेते हैं। आगे अब हम सिंथेसिस ऑफ लैक्टिक एसिड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। पायरुविक एसिड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। दोस्तों हमने देखा था कि पायरुविक एसिड विद ऑक्सीजन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन पायरुविक एसिड जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसकी रिएक्शन होती है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड भी कुछ हद तक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे हम ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम। और ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में आने के बाद लिवर में चला जाता है, और लिवर में लैक्टिक एसिड को फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर। और ये जो ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम होती है उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है फॉर 30 to 40 सेकेंड्स ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उनसे ये जो सिस्टम है उनसे मिलती है। तो दोस्तों अब हम आगे क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एनर्जी के बारे में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों ये क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन का और एनर्जी का वो किन के लिए ज़रूरी है। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए इसका नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अलग अलग स्पोर्ट्स में जैसे रनिंग हुआ या बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स रहते हैं, फुटबॉल हुआ, उनमें कंटिन्यू एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके मसल वहाँ पे वर्क करते हैं और मसल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो स्पोर्ट्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन और एनर्जी सप्लाई का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि कोई भी एथलीट्स जो रहता है बिफोर उसकी जो इवेंट है उसके पहले वो सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का शरीर में लोडिंग करता है। तो उस वजह से क्या होता है, वो जब एक्चुअली स्पोर्ट्स में शुरू करता है या उसकी मैच शुरू होती है तो उसको जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको फुलफिल किया जाता है। एथलीट्स कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जस्ट बिफोर द इवेंट, दिस इज़ कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। तो ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो ले लेते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहते हैं। हेंस दे डू कार्बोहाइड्रेट लोडिंग फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल उन्होंने दिया है कि 100 मीटर के लिए किस से एनर्जी मिलेगी, या 400 मीटर रनिंग के इवेंट में एथलीट्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे कुछ क्लिनिकल टर्म्स बताई गई है, जैसे कि मसल फटीग। तो मसल फटीग क्या होता है, जब
मसल की एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, मतलब बहुत समय तक मसल की एक्टिविटी रहती है या मसल यूज़ होते हैं, उस वक्त मसल जो अपनी पूरी क्षमता रहती है कॉन्ट्रैक्ट होने की, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होने की, उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और इस कंडीशन को ही हम मसल फटीग कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है कि आफ्टर प्रोलॉन्ग मसल एक्टिविटी मसल कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मसल फटीग। मतलब प्रोलॉन्ग मसल यूज़ अगर होते हैं तो उस वक्त मसल की जो एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की, वो पूरी तरह से नहीं होती है, और इस कंडीशन को ही हम मसल फटीग कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है रिगर मॉर्टिस या राइगर मॉर्टिस कहते हैं। ये कब देखी जाती है? ये आफ्टर डेथ देखी जाती है। आफ्टर 3 to 4 hours ऑफ डेथ मसल बिकम रिजिड, एंड दिस मसल रिजिडिटी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड एज राइगर मॉर्टिस। मतलब डेथ के तुरंत बाद हमारे जो मसल्स होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम राइगर मॉर्टिस कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है मसल टोन। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ हम पढ़ेंगे, अ सस्टेन्ड पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल इज कॉल्ड एज मसल टोन। मतलब हमारे जो मसल है, मतलब स्मूथ मसल या स्केलेटल मसल, एक कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन की फेज में रहते हैं, उसे ही हम मसल टोन कहते हैं। आगे दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ मसल टोन के बारे में बताया गया है, तो उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। ड्यू टू मसल टोन स्केलेटल मसल बिकम्स फर्म। मतलब अगर मसल टोन अच्छा रहा तो स्केलेटल मसल फर्मली अटैच रहते हैं। अगर नेक और बैक के मसल की बात करें, अगर वो उनका मसल टोन अच्छा है तो हमारा जो हेड रहता है वो अपराइट पोजीशन में रहता है। स्मूथ मसल टोन की बात करें तो आर्टरीज के अंदर जो स्मूथ मसल प्रेजेंट रहते हैं उनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। स्मूथ मसल टोन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एक्सर्ट प्रॉपर प्रेशर ऑन इट्स कंटेंट। तो स्मूथ मसल का टोन भी अच्छा रहा तो उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उसके ऊपर उनके द्वारा प्रॉपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। तो इस तरह से मसल टोन का भी महत्व हमने देखा। यहाँ पे और एक टर्मिनोलॉजी आई है मायोग्राम। जिस तरह से हमने ईसीजी देखा, ईईजी देखा, उसी तरह से मायोग्राम भी एक इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, उसे ही हम मायोग्राम कहते हैं। तो क्या होता है मायोग्राम? इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज मायोग्राम। दोस्तों आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं, मसल फाइबर या मसल सेल जो होती है उसके टाइप्स बताए गए हैं। तो 3 तरह के उनको टाइप्स में डिवाइड किया जाता है एनर्जी के हिसाब से। स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स, सेकंड वन इज फास्ट ऑक्सीडेटिव फाइबर्स, एंड थर्ड वन इज फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स। दोस्तों अब हम स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स के बारे में समझेंगे। उनका डायमीटर छोटा होता है, दे आर स्मॉलर इन डायमीटर। उनके अंदर मायोग्लोबिलिन हाई कंटेंट में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स जो रहते हैं वो अपनी एनर्जी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से हासिल करते हैं, और जो स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स रहते हैं दे आर रेजिस्टेंस टू फटीग एंड अडेप्टेड फॉर रनिंग एक्टिविटी। उनके अंदर जल्दी थकावट या वो फटीग कंडीशन में नहीं जाते हैं, और एक्चुअली उनका यूज़ रहता है रनिंग एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, जो नेक मसल जो रहते हैं उनके अंदर स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फास्ट ऑक्सीडेटिव फाइबर्स के बारे में। ये जो फाइबर रहते हैं इनके अंदर भी मायोग्लोबिलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और ये फाइबर जो रहती है एनर्जी अपनी जनरेट या हासिल करते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन से। फास्ट ऑक्सीडेटिव फाइबर हेल्प इन वॉकिंग एक्टिविटी। तो वॉकिंग एक्टिविटी जब हम करते हैं उस वक्त ये फाइबर की मदद होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो ये प्रेजेंट रहता है लेग मसल के अंदर। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स। तो ये जो फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स जो होते हैं उनका डायमीटर ज़्यादा रहता है, दे आर लार्जर इन डायमीटर। उनके अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट एज कंपेयर टू फास्ट ऑक्सीडेटिव फाइबर्स से कम होता है, इस वजह से वो वाइटिश दिखते हैं। और जो फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स होते हैं वो अपनी एनर्जी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से हासिल करते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? आर्म मसल में ये प्रेजेंट रहते हैं। दोस्तों आगे बताया गया है कि टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनके कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, टिटेनस एंड ट्विच। तो इस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन को डिवाइड किया है, तो उसको समझेंगे। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो रहते हैं उनके अंदर जो लेंथ रहती है मसल की वो सेम रहती है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर भी जो लेंथ रहती है मसल की वो उसमें कुछ चेंज नहीं आता है।
इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ द मसल रिमेन्स सेम। उसका एग्जांपल बताया है कि जब हम पाम से वॉल पे प्रेस करते हैं उस वक्त मसल की जो लेंथ है वो उसमें कुछ चेंज नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में लेंथ ऑफ द मसल रिमेन्स सेम। सेकंड वन जो है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, मसल शॉर्टन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन में, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल शॉर्ट हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका एग्जांपल उन्होंने दिया है कि वेट लिफ्टिंग जो करते हैं उनमें आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देते हैं, उस वहाँ पे उनका मसल शॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम बताई गई है। इनका हमें नाम पता होना चाहिए क्योंकि इनके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट ईयर में देखने वाले हैं। तो कौन सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होती है, उनके बारे में हम अब एक एक करके वो समझेंगे। फाइब्रोमाइल्जिया, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, मस्कुलर एट्रोफी, मायस्थेनिया ग्रेविस, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन लाइक स्पैज्म, ट्रेमर्स एंड फिब्रिलेशन। ये सारी कंडीशन जो रहती है वो मस्कुलर डिसऑर्डर्स में आती है। मतलब मस्कुलर हाइपरट्रॉफी मतलब मसल मास है जो बढ़ जाता है, मस्कुलर एट्रोफी में मसल मास कम हो जाता है। तो ये इनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको सेकंड ईयर में आएगा, तो हमें यहाँ पे सिर्फ नाम पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम या टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म किया है। नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।